For latest physics course of class 12th, download our app. Link is in description box. तो जो नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम का मतलब आपको बताया था कि अगर बहुत सारे चार्जेस का एक कॉम्बिनेशन हम स्टडी कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम का मतलब है एट ए टाइम जिसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि अगर बहुत सारे चार्ज पास पास रखे गए हों तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। यानी कि टॉपिक का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था कि जब हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पोजीशन पे लाके रखते हैं तो उसके लिए हमें जो एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा वो चार्ज की उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। एक्सटर्नली जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा उस पॉइंट के ऊपर। अब आपको क्या केस दे रखा है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, एक सिंगल चार्ज है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो जब आपने उस चार्ज को वहाँ पे रखा होगा तो उसके लिए कोई हमें एक्सटर्नली वर्क नहीं करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क कब करना पड़ता है, जब कोई पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाए और उसके अपोजिट आपको चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने में कुछ वर्क करना पड़े। जब तक वर्क नहीं होगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आएगी चार्ज के अंदर, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टू चार्ज सिस्टम की बात करना है। एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। तो अब हम किसकी बात करेंगे, टू चार्ज सिस्टम की बात करेंगे। मान लो दो चार्जेस को आपने पास पास रखा और अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये हमको कैलकुलेट करके बतानी है। तो केस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, है ना। टू चार्जेस के लिए हम कैलकुलेट करके देखेंगे। किसके लिए कैलकुलेट करना है, टू चार्जेस के लिए कैलकुलेट करके देखा है। अब देखो ये कोई पॉइंट मान लेते हैं अपन, ये कोई पॉइंट है जहाँ पे हम फर्स्ट चार्ज को रखेंगे और इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे हम दूसरे चार्ज को रखेंगे और इससे जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी इस सिस्टम की वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है। क्या है केस, हमको दो चार्ज लेने हैं, दोनों को पास पास रखना है और ये कैलकुलेट करके बताना है कि उस सिस्टम की, टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स पे जब हम चार्ज को ला रहे हैं तो वन बाय वन लेके आ रहे हैं, एक साथ ला के नहीं रखा है अपन ने। पहले फर्स्ट चार्ज को लेके आए, फिर दूसरे चार्ज को लेके आए और इन पॉइंट्स के ऊपर रखा। अब उसके लिए आपको एक्सटर्नली कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद में उस वर्क को ही हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्जेस। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे पहले वाले चार्ज को ला के रखना है। देखो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, यहाँ पे क्या नहीं है, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ आपको ये दो चार्ज लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, पहले चार्ज को हम लेके आए। अच्छा, लाना कहाँ से है, तो ऐसी जगह से लाना है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती, मतलब चार्ज की इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो। कहाँ पे होती है, इनफाइनाइट पे। तो हम क्या करेंगे, पहले चार्ज को लेके आएंगे इनफाइनाइट से और यहाँ पे रखेंगे। इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, कितना चार्ज है, Q1, ला के यहाँ पे रखा। तो हमने देखा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई दूसरा चार्ज भी नहीं है। पहले चार्ज को लेके आओगे तो पहले से यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, जीरो। इसलिए अगर W1 वर्क करना पड़ा तो W1 क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी कि जो पहला चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। ठीक है, फिर दूसरा चार्ज यहाँ पे लाके रखना है इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट कहाँ पे है ये भी हम बता देते हैं। तो जो पहला चार्ज है उससे R12 डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, R12 का मतलब है चार्ज 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे हमको दूसरा चार्ज ला के रखना है, तरीका वही रहेगा, उसको भी कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से। ठीक है, इनफाइनाइट पे उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी और यहाँ तक लाने में सपोज करो हमने W2 वर्क किया और कितना चार्ज ला के रखा है यहाँ पे, Q2। इसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब पहले वाला चार्ज पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है,
उसने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, और वही क्या होगा, इस सेकंड चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, तो हमने पढ़ा था, याद करो, W इनफाइनाइट B अपॉन Q इक्वल्स टू VB, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, W इनफाइनाइट B अपॉन Q इक्वल टू VB। किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लाने में वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो उस पॉइंट पे पोटेंशियल के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ पे ये जो चार्ज है ना Q1, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्रिएट करेगा चारों तरफ। तो इस पॉइंट के ऊपर Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, अगर ये मैं कैलकुलेट कर लूँ पहले से, है ना, क्योंकि पोटेंशियल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमको अब पता है, 4 से 8 डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। तो Q1 चार्ज से R12 डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूँ, सपोज यहाँ पे पोटेंशियल है V, ठीक है, तो उस पोटेंशियल को अगर मैं इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसको मैं लेके आ रहा हूँ, क्यों को इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, W इनफाइनाइट B, यानी वो वर्क आ जाएगा जो इनफाइनाइट से B पॉइंट तक चार्ज को लाने में हमको करना पड़ेगा। मतलब मैं तरीका क्या काम में लूँगा, इस W2 वर्क को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल पहले से कैलकुलेट कर लूँगा, इस चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना पोटेंशियल है यहाँ पे, और फिर उस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दूंगा Q2 से, है ना। चार्ज को अगर पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वर्क आएगा, है ना। तो वो वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क है उसको हमने W2 बोल रखा है, तो W2 कैलकुलेट करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे, यानी कि जो W इनफाइनाइट B है उसको क्या लिख सकते हो, Q इंटू VB लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, Q इंटू VB लिख सकते हो। आया समझ में, तो तरीका समझ में आ गया। अब करना क्या है, तो सबसे पहले क्या करो, इस मतलब Q1 चार्ज से R12 डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V इक्वल्स टू KQ/R। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, V इक्वल्स टू KQ/R। तो Q कितना है, Q1, और डिस्टेंस कितनी है, R12। तो ये क्या आ गया अपने पास, पहले चार्ज की वजह से R12 डिस्टेंस पे पोटेंशियल आ गया। अब इस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर लो Q2 से, तो ये क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा W2। तो W2 के लिए हम क्या करेंगे, Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे V से, है ना। चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए उस पॉइंट पे पोटेंशियल से, तो उससे हमारे पास क्या आएगा, उस चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क आ जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करी। W2 कितना आया, V की वैल्यू क्या है वैसे, KQ1/R12, इसको Q2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, KQ1/R12 इंटू Q2, है ना। तो ये वो वर्क आ गया जो सेकंड चार्ज को इस पॉइंट पे रखने में हमें करना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना हुआ, तो पहले चार्ज के लिए हमने कितना वर्क किया, 0। दूसरे चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ा, KQ1/Q2/R12। तो टोटल वर्क कितना किया, W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, W ये आएगा KQ1/Q2/R12, और जो वर्क हमें करना पड़ेगा वही क्या होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, यानी कि सिस्टम की, टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, KQ1/Q2/R12। ये फॉर्मूला आप मॉडर्न फिजिक्स में बाद में जब एटम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करोगे ना, तब भी हम यूज़ करेंगे, कई कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए रहेंगे। तो याद रखना कि अगर कोई दो चार्जेस पास पास रखे हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, KQ1/Q2 अपॉन में क्या आएगा, उनके बीच की डिस्टेंस R12। ठीक है, एक 10 कूलम चार्ज है, एक 5 कूलम चार्ज है, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पूछे, कैलकुलेट कर सकते हो, KQ1/Q2/R12। K की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10⁻⁹, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। आया समझ में, ये तो टू चार्ज सिस्टम की बात हुई, लेकिन हो सकता है कि और बड़ा सिस्टम हो हमारे पास, मतलब अगर 3 चार्जेस होते तो क्या करना पड़ता, तो तीसरे चार्ज को भी हम इसी तरीके से इनफाइनाइट से लेके आएंगे, और जिस पॉइंट पे लेके आएंगे, है ना, उस पॉइंट तक लाने में हमें एक्सटर्नली जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो तीसरे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए देखो, ये वाला मान लो तीसरा पॉइंट है जहाँ पे हमको थर्ड चार्ज को लाके रखना है। इस पॉइंट की पहले चार्ज से डिस्टेंस है R13, 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R13, और 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी,
R23 बोल देंगे इसको, ताकि अपन को समझ में आ जाए कि कौन सी डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने तीसरे चार्ज को ला के रखा, कहाँ से लाना है उसको, वही इनफाइनाइट से लाना है। ठीक है, यहाँ पे ला के रखेंगे Q3 चार्ज को। ठीक है, इसके लिए वर्क करना पड़ा W3। अब W3 कितना होगा, तो ये W2 से भी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जब तीसरे चार्ज को आप लेके आ रहे हो इस पॉइंट पे, तो पहला वाला चार्ज भी है यहाँ पे, दूसरे वाला चार्ज भी है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट तीसरे चार्ज को लाके रखना पड़ेगा, तो हमें थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करो, वही तरीका काम में ले लो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना है, फिर उसको चार्ज Q3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो वर्क आ जाएगा जो हमें मतलब कि कैलकुलेट करना है। ये VB है, यहाँ पे देखो ये सा दिख रहा है, VB था। ठीक है, समझ में आया। तो जिस पॉइंट पे हमको चार्ज को लाके रखना है उस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, फिर जिस चार्ज को वहाँ पे लाके रखेंगे उससे मल्टीप्लाई कर लो, वो उस वर्क के बराबर आएगा जो चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में हमें करना पड़ेगा। सिंपल एकदम। ठीक है, तरीका समझ में आया। तो यहाँ पे इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो पहले चार्ज से कितना दूर है पॉइंट, R13 डिस्टेंस पे, तो Q1 चार्ज की वजह से R13 डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा। इस थर्ड पॉइंट पे जो पोटेंशियल है ना, उसको मैं V डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल है V डैश, तो V डैश इक्वल होगा K Q1 अपॉन R13। समझ में आया। और दूसरे चार्ज की वजह से R23 डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है, वो भी ऐड होगा इसमें, K Q2 अपॉन R23। ये है टोटल पोटेंशियल जो इन दोनों चार्जेस ने मिलकर इस पॉइंट पे प्रोड्यूस किया। अब ये जो पोटेंशियल है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, चार्ज Q3 से, तो क्या आएगा, इस पॉइंट पे चार्ज को लाने में किया गया वर्क W3 आ जाएगा। तो W3 कैलकुलेट करने के लिए देखो बिल्कुल आसान तरीका है, क्या करो, Q3 को मल्टीप्लाई कर लो V डैश से, है ना, करो। V डैश कितना है, K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन R23। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो W3 ये इक्वल आएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, ये तीसरे चार्ज के लिए वर्क हो गया। तो बताओ थ्री चार्ज सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 के बराबर होगी। अगर थ्री चार्ज सिस्टम के लिए पूछा जाए तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो W1 प्लस W2 प्लस W3 के बराबर होगी। और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो W1 तो जीरो है, W1 हमेशा जीरो रहेगा क्योंकि पहले चार्ज को लाओगे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, उसके लिए वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। दूसरे चार्ज के लिए वर्क करना पड़ेगा K Q1 Q2 अपॉन R12, है ना, ये टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। और थ्री चार्ज के लिए फिर और एक्स्ट्रा जो वर्क करना पड़ेगा W3 वो और ऐड होगा। तो फाइनली जो आंसर आया ना W थ्री चार्ज सिस्टम के लिए वो क्या बनेगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। अगर फोर्थ चार्ज को भी आप लेके आओगे सिस्टम में तो वापस से वही टेक्निक काम में लेनी है। क्या करना है, जिस पॉइंट पे फोर्थ चार्ज को लाके रखना है उस पॉइंट पे इन तीनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो चार्ज से, तो वो क्या आएगा, वो W4 आ जाएगा, जो फोर्थ चार्ज है उसके लिए किया गया वर्क आ जाएगा। लेकिन इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक कॉमन सी चीज़ नजर आएगी कि जब हमने टू चार्जेस दिए थे तो फॉर्मूला क्या बना था, K Q1 Q2 अपॉन R12, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था वो क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R12, है ना। कितनी टर्म्स आ रही थी, एक टर्म आ रही थी। अगर दो चार्जेस का पेयर बनाना हो तो कितने पेयर बनेंगे, एक ही पेयर बनेगा। अगर दो चार्जेस से दो चार्जेस के पेयर बनाने हो तो एक ही पेयर बनेगा। तो देखो एक ही टर्म आएगी K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस R12। लेकिन जब थ्री चार्जेस आपके पास हो तो थ्री चार्जेस से आप दो की कितने पेयर बना सकते हो, तीन पेयर बनेंगे, Q1 Q2 Q1 Q3 और Q2 Q3। कितने पेयर बनेंगे, थ्री, तो थ्री टर्म्स आएंगी। अगर थ्री चार्ज सिस्टम है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। बात समझ में आ रही है क्या। अगर फोर चार्जेस होते तो
4 चार्जेस से दो दो के जितने भी पेयर बनते उतनी टर्म्स आती है ना। तो कैलकुलेशन किए बिना ही आप बता सकते हो 4 चार्जेस से कितने पेयर बनते, 6 पेयर बनते, Q1 Q2 Q1 Q3 और Q1 Q4, 4 चार्जेस है ना, Q1 Q2 Q1 Q3 और Q1 Q4, तीन तो ये हो गए, Q2 Q3 Q2 Q4 5, और एक लास्ट कौन सा है Q3 Q4, ऐसा करके 6 टर्म्स बनती है। तो 6 यहाँ पे टर्म्स आती है मतलब फॉर्मूले के अंदर, समझ गए बात। और यहाँ पे ये चीज़ भी सिंपल सी है कि जिन चार्जेस को आप ऊपर लिख रहे हो, जैसे आपने लिखा कि Q1 Q2, तो इनके बीच की डिस्टेंस नीचे लिखी जाएगी R12। यहाँ पे आपने लिखा के Q1 Q3, तो इनके बीच की डिस्टेंस R13 यहाँ पे लिखी जाएगी। के Q2 Q3 लिखा तो इनके बीच की डिस्टेंस नीचे लिखी जाएगी। तो आसान एकदम है ना। तो 4 चार्जेस से ज़्यादा का तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला बड़ा हो जाता है और उसमें कोई नई चीज़ सीखने को मिलती नहीं अपन को कि हाँ कोई नई चीज़ सीख गए, तरीका वही है। तो कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 चार्जेस तक पूछा जा सकता है। तो 4 चार्जेस के लिए कितने टर्म्स बनेंगे, 6 टर्म बनेगी। ज़्यादातर तो 3 चार्ज के अंडर ही रखते हैं क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी अगर मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा तो 4 चार्जेस तक आपको पूछा जा सकता है। तो n चार्जेस के लिए एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, मतलब कि अगर किसी सिस्टम में n चार्जेस हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हमने देखा कि हर एक टर्म के अंदर जैसे k Q1 Q2 अपॉन R12, k Q1 Q3 अपॉन, इन सब में क्या है k कॉमन आ रहा है। तो n चार्जेस के लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का, k सब में कॉमन आएगा और अलग अलग जो जितने भी पेयर बनेंगे उनकी मतलब उनके लिए जो टर्म्स आएंगे उनको ऐड करना है। तो समेशन का सिंबल लगेगा, फिर क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है QJ, ये लिखने का तरीका है, अपॉन RIJ। जैसे यहाँ 1 और 2 पुट किया तो यहाँ पे भी 1 2 आएगा, 1 और 3 पुट किया तो 1 और 3 आएगा, और I नॉट इक्वल टू J रहेगा। मतलब कभी भी ये दोनों टर्म बराबर नहीं होंगी, जैसे ये 1 है तो ये 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ ना कुछ होगा, जैसे 1 2 1 3 1 4 ऐसा कुछ, ठीक है। I इज नॉट इक्वल टू 0। और एक और लिख सकते हैं ऑल पेयर्स, जितने भी पेयर बनेंगे उन पेयर्स को हम कंसिडर करेंगे, जितने भी पेयर्स बनेंगे ना सबको कंसिडर करना है, I इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये n चार्जेस के एक सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, सिंपल एकदम, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है कि हो सकता है कि आप जिन पॉइंट्स पे चार्जेस को लेके आ रहे हो वहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कितनी होगी। तो अगर पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें और भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इन चार्जेस के लिए तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा एक दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, आपको फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क होगा वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है देखते हैं अभी, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। जब भी आपको किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 चार्जेस को उनके रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे लाके रखना है, फिर उनके लिए कितना अपन को वर्क करना पड़ेगा वो अलग अलग कैलकुलेट करना है, फिर उसका एडिशन कर लेना है ना। सिंपल एडिशन करना है, इसमें तो कोई वेक्टर एडिशन भी नहीं होगा, क्योंकि वर्क पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, तो सिंपल एडिशन करना है। बस सिंपल का ध्यान रखना कि ये जितने भी फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी ना कि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले होंगे चार्जेस की वैल्यू आपको सिंबल के साथ ही पुट करनी है, सिंबल के साथ में पुट करोगे। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव सिंबल के साथ, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस के किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है ना, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन को बताना है, समझ में आया। चलो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके देखते हैं। कितने चार्ज के लिए, सिंगल। तो मान लो पहले से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, ठीक है। एक पॉइंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंसिडर किया और उस पॉइंट का पोटेंशियल हमको पहले से पता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल भी पहले से गिवन होगा कि ये पॉइंट है और यहाँ पे पोटेंशियल इतना है। अब इस पॉइंट पे हमको एक चार्ज को लाके रखना है और ये कैलकुलेट करके बताना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी।
अच्छा सिंगल चार्ज है तो इसको V1 की बजाय आप सिंपल V भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 चार्ज 3 चार्ज हो तो फिर नाम दे देंगे अपन V1 V2 V3 ऐसे। तो पहला ये जो पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल है सपोज करो V। अब यहाँ पे हम एक चार्ज को लाके रखेंगे और देखेंगे कि उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले चार्ज को लाके रखना है। तो कहाँ से लाना है, वही इनफाइनाइट से तरीका वही रहेगा। और कितना चार्ज लाके रखना है, Q। तो इसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मान लो इसके लिए हमें W1 वर्क करना पड़ा। क्या W1 जीरो होगा इस बार वर्क अपन को करना पड़ेगा क्योंकि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसलिए वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसके लिए तरीका क्या है, जिस पॉइंट पे चार्ज को ला के रखना उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको मल्टीप्लाई कर लो चार्ज से, तो क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो W1 कितना होगा, Q इंटू वी, ये लो फॉर्मूला। ठीक है, W1 बोल दो या W बोल दो, इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, Q इंटू वी के बराबर होगा। सिंगल चार्ज के लिए तो Q इंटू वी ये फॉर्मूला रहेगा। अब अगर मान लो एक और चार्ज इस सिस्टम के अंदर है ना, तो उसके लिए मान लेते हैं कि ये जो पहला चार्ज है इसको कुछ नाम दे देते हैं Q1, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है V1, और इसके लिए जो वर्क करना पड़ा वो क्या है, W1। तो उस कंडीशन में क्या लिखोगे फॉर्मूला, W1 इक्वल्स टू Q1 V1, ऐसे इसको लिख देंगे, एक ही बात है। अब दूसरा जो चार्ज है उसको हम पहले चार्ज से R12 डिस्टेंस पे ला के रखेंगे, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है V2। कितना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल है V2। कितना चार्ज ला के रखना है, इनफाइनाइट से Q2 चार्ज ला के यहाँ पे रखना है। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो तरीका वही है। अगर हम W2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना है, Q2 को मल्टीप्लाई कर लेना है किससे, उस पॉइंट पे पोटेंशियल से। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V2। ये जो पोटेंशियल है किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन जब दूसरे चार्ज को हम लेके आते हैं तो पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हमको वर्क करना पड़ता है, वो वर्क और ऐड होगा इसके अंदर, है ना। वो कितना था, याद करो, K Q1 Q2 अपॉन R12, यानी कि जो टोटल वर्क हमको करना पड़ा वो होगा Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। ये दूसरे चार्ज के लिए किया गया वर्क हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो V1 V2 क्या होते, जीरो। तो पहले चार्ज के लिए तो वर्क डन जीरो आ जाता, और दूसरे चार्ज के लिए वर्क डन कितना आता, K Q2 अपॉन R12 आता। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी सिस्टम की, तो U इक्वल्स टू W1 प्लस W2। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। अब एक चीज़ सोच के बताओ, अगर दो चार्जेस के बजाय अगर थ्री चार्जेस होते, अगर थ्री चार्जेस का एक सिस्टम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती, बताओ। पहले चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, Q1 V1, चार्ज को मल्टीप्लाई कर लो पोटेंशियल से, Q1 V1। दूसरे चार्ज के लिए कितना करना पड़ता, Q2 V2। तीसरे के लिए Q3 V3, V3 आपको गिवन होता। और फिर उन चार्जेस के आपस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता। तो तीन टर्म और आती, K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q2 Q3 अपॉन R23। तो ऐसा करके 6 टर्म्स बनती टोटल, तो वो टोटल वर्क होता। बात समझ में आई क्या। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, दो चार्जेस की जब भी बात हो, दो चार्जेस के लिए कई जगह ऐसे केस बनेंगे, तो टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R12। एक फॉर्मूला ये हमेशा आपके मतलब जगह जगह काम आने वाला है। मॉडर्न फिजिक्स में भी एक दो जगह इसको यूज़ करके हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जब आप एटम की बात करोगे तो एटम में कौन होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और जब किसी सॉलिड की बात करोगे तो एटम जब पास पास आएंगे तो दो एटम्स के जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास पास आते हैं तो उनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो उस टाइप पे हम इस फॉर्मूले को बार बार यूज़ कर रहे होंगे, इससे एक्सप्लेन कर रहे होंगे कई चीज़ों को, तो याद रखना है। पेज नंबर 19 पे आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन से पहले आपको नोट लगा के एक चीज़ बताई हुई है, ये बात मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बात क्या है, आपको ये बताया कि कब टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। हमें ये याद रखना है कि जब चार्जेस को पास ला के रखते हैं तो कब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो वो हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन में आने की कोशिश करता है। अगर आप इस मार्कर को ऐसे ऊपर से छोड़ोगे तो ये क्या होगा, नीचे गिरेगा,
यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, और जब ये नीचे जा रहा होगा तो इसकी हाइट कम होती जाएगी, तो mgh की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। तो अपने आप सिस्टम हमेशा अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है ना, नेचर के अंदर एक लॉ हमेशा हर जगह फॉलो होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उसी तरीके से ये भी एक लॉ है कि कोई भी सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम को देख लो, हमेशा वो सिस्टम क्या करेगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश कर रहा होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वो स्टेबल हो जाएगा उससे। तो जब दो चार्जेस की बात होती है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। अब ये सोच के बताओ कि अगर मान लो चार्जेस जो भी आप ले रहे हो वो सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मिनिमम रखने के लिए, मिनिमम के लिए कंडीशन चेक करेंगे अपन, क्योंकि सिस्टम क्या चाहता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी वाली कंडीशन में आने की कोशिश करता है। तो बताओ कि अगर सेम नेचर के चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लोगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, चार्जेस का पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, तो उनको एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे रखना चाहिए या कम डिस्टेंस पे, ताकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। बताओ, ज़्यादा डिस्टेंस पे रखना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, है ना। और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही यू की वैल्यू क्या होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन अगर अपोजिट नेचर के चार्ज है तब क्या करोगे, अगर अपोजिट नेचर के चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। ये एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। अच्छा, ये अगर नेगेटिव आएगा तो R12 को हम ज़्यादा रखें या कम रखें ताकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, इस बार कम रखना है, क्योंकि जितना नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी उतना ही उसको कम माना जाएगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। तो जब भी कोई सिस्टम आपको दे रखा हो चार्जेस का, है ना, बहुत सारे चार्ज दे रखे हैं, तो दो के लिए हमने डिस्कस किया, तो अगर बहुत सारे चार्जेस दे रखे हैं तो उसमें सेम नेचर वाले चार्जेस को हमको एक दूसरे से दूर दूर रखना चाहिए, है ना, और अपोजिट नेचर वाले चार्जेस को हमको पास पास रखना चाहिए, ताकि उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सके। मिनिमम के लिए हम चेक कर रहे हैं। ये बात समझ में आई ना आपको, ये नोट लगा के उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि क्यों हम ऐसा करेंगे, क्योंकि सिस्टम हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। एग्जांपल, जैसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास पास रख दो, क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे ना एक दूसरे की तरफ, पास आएंगे या दूर जाएंगे, पास आने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, पास पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अरे अभी फॉर्मूला बताया ना, के Q1 Q2 अपॉन R12 कम होगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, लेकिन अपोजिट नेचर के चार्ज, इसलिए आंसर क्या क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो नेगेटिव वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ही उसको कम माना जाएगा। -10 ज़्यादा है, -50, -10 ज़्यादा है, -50 कम है, समझ गया ना बात। इस तरीके से तो हमेशा देखो ना, नेचर के अंदर अपने आप ऐसा ही हो रहा है। सेम टाइप के चार्ज को पास पास रखोगे तो क्या होगा, हमेशा दूर जाने की कोशिश करेंगे, रिपेल होगे, अपने आप दूर जाएंगे, क्योंकि वो सिस्टम क्या चाह रहा है कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे। और कब तक दूर चले जाएंगे वो, जब तक एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं चले जाते। इनफाइनाइट का मतलब है इतना दूर नहीं चले जाते जहाँ पे उनका एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हो, उस डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट मान सकते हैं। तो वहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होते होते जीरो। आई बात समझ में। तो पेज नंबर 19 पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर 00 एंड 9 सेंटीमीटर 00 रेस्पेक्टिवली। आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 पॉइंट्स के। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। उन चार्जेस को एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कुछ कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। फर्स्ट जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, पहला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -9 सेंटीमीटर 00। कौन सी साइड में होगा ये पॉइंट, -x एक्सिस की तरफ होगा।
क्योंकि इसमें y और z कोऑर्डिनेट 0 हैं और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये माइनस एक्स एक्सिस पे होगा। और यहाँ पे कितना चार्ज रखना है अपन को, 7 माइक्रो कूलम। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है 9 सेंटीमीटर 00, वो ओरिजिन के इधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और यहाँ पे हमको दूसरा चार्ज रखना है -2 माइक्रो कूलम और कोऑर्डिनेट है 9 सेंटीमीटर 0 0। समझ में आया क्या? ये आपको दे रखा है। अब आपको पूछा है कि बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, के Q1 Q2 अपॉन R12। टू चार्ज सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन। के की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना पुट करना है, 7 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना है, -2 पुट करना है या +2 पुट करना है, सिंबल के साथ में पुट करना है ना। -2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम में है। और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, R12 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कितनी लेंगे, ये है R12, बताओ 18 सेंटीमीटर हो गया क्या, ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व करो क्या आएगा, 9 इंटू 2 ये 18 बनेगा, ये इससे कैंसिल, ये -6 हो गया -12, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा सॉल्व करने पे 0.7 बनेगा, है ना। और माइनस में आएगी ये एनर्जी, तो -0.7 जूल, ये है इस टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब इसने एक और चीज़ पूछी कि अगर इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से इनफाइनेटली अवेयर कर दिया जाए, एक दूसरे से इनफाइनेट डिस्टेंस पे लेके जाएं, तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एक चीज़ सोच के बताओ कि इन दोनों चार्जेस को हम लाए कहाँ से थे, कहाँ से लाए थे इनको, इनफाइनेट से लाए थे, है ना। तो वापस से अगर इनफाइनेट पे छोड़ के आना है तो उसके लिए उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना लाने में किया था। अच्छा, लाने में जो वर्क किया था वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया था, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है इतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा, लेकिन क्या अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा, लाने में जितना वर्क किया था वापस उनको इनफाइनाइट पे छोड़ के आने में उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की उसका नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, मतलब उसको नेगेटिव कर दो, जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसके अपोजिट आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो अपोजिट को हम नेगेटिव के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो W इक्वल्स टू क्या आएगा, -0.7, यानी आंसर क्या बना 0.7 जूल। ठीक है, ये वर्क हमको करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो के Q1 Q2 अपॉन R12, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर लो चार्जेस के मैग्नीट्यूड से। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसलिए वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। तो मतलब सिंपली अगर डायपोल के लिए कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन R12। लेकिन अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसमें, और इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बतानी है। टारगेट समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म कंसिडर किया जा रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर जगह सेम रहता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखना है और कैलकुलेट करना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये लो, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इसमें रखा, ये डायपोल का नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, याद है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है, P का फॉर्मूला Q इंटू 2A। 2A क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा
नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे कि हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रखा है कि इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल के ऊपर है, ये हमने बताया। ठीक है, कैलकुलेट करना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि जब हमने डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो हमें कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा होगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डायपोल को यहाँ पे रखेंगे लाके। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क लगेगा। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? पीई साइन थीटा। पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये टॉर्क लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा वो भी आप दिखा दो। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगाएगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो बताओ ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट होने की कोशिश करेगा? डायग्राम देख के बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये सिरा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा और इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने की कोशिश करेगा, मतलब इस पर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, टॉर्क जो लग रहा होगा वो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, है ना। इसको क्लॉकवाइज वो रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब हमको तो वो वर्क कैलकुलेट करना है जो डायपोल को इस पोजीशन में रखने में हमें करना पड़ा, है ना। इस पोजीशन में बनाए रखने के लिए भी हमें एक वर्क करना पड़ेगा, मतलब एक फोर्स या टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अदरवाइज ये घूम के क्या आ जाएगा वापस से, मतलब ऐसे घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। और जैसे ही थीटा 0 डिग्री होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया ये ऐसे, तो थीटा 0 पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ आंसर? 0। यानी कि उस कंडीशन में टॉर्क क्या हो जाएगा? 0, और ये वहाँ पे आके रुक जाएगा। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है क्या? इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस पोजीशन में बनाए रखने के लिए भी हमें टॉर्क लगाना पड़ा होगा। कितना टॉर्क लगाएंगे? तो जितना टॉर्क इस इधर लग रहा है इसके ऊपर, इसके अपोजिट इतना ही टॉर्क लगा रखा होगा तभी रुका हुआ है ये यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हमने कुछ टॉर्क लगा रखा है टो एक्सटर्नल, जो एग्जैक्टली इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने की कोशिश कर रहा है। हम वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितना वर्क हमें इसके लिए करना पड़ा होगा। तो हम थोड़ा सा इसको रोटेट करके और वो वर्क कैलकुलेट करके देखेंगे। तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा। उसके लिए मुझे जो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना है वो इस टॉर्क इस डायपोल पे लग रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली बराबर होगा तब तो ये मूव ही नहीं करेगा। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे मान लो ये टॉर्क की वैल्यू है 10, तो इसके अपोजिट आप टॉर्क लगा दो 10.00001। उससे क्या होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा हो गया ना वो थोड़ा सा। हमको इसको एक्सेलरेट नहीं करना है। एक्सेलरेट का मतलब है इसको ज़्यादा टॉर्क लगाओगे तब तो ये तेज़ी से जाएगा, तब इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। हमको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए? 0। तो हम धीरे धीरे इसको लेके जाएंगे और उतना ही टॉर्क लगाएंगे जितना इसको घुमाने के लिए ज़रूरी होगा। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है? टो के बराबर। और टो कितना है? पी साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया। एक स्मॉल एंगल से रोटेट करेंगे इसको। कितने एंगल से? स्मॉल कितना? तो ये मान लो डी थीटा एंगल से आप इसको रोटेट कर रहे हो, है ना। डी थीटा एंगल से घुमा दिया तो इसके लिए एक स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। वर्क कितना होगा? तो एक्सटर्नल टॉर्क इनटू डी थीटा। ठीक है, समझ में आया? इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आएगा? वो एक्सटर्नल वर्क आ जाएगा जो हमें करना पड़ेगा। एक्सटर्नल टॉर्क कितना है? पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा। ये हमें वो स्मॉल वर्क करना पड़ा जो डी थीटा एंगल से रोटेट करने के लिए एक्सटर्नली करना पड़ता है। मतलब ये वो वर्क आ गया एक तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लो मैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी θ1 एंगल पे रखे हुए हूँ और मैं इसको θ2 एंगल तक घुमा दूँ, तो उसके लिए मुझे टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा? यानी इनिशियली कितने एंगल पे रखा है ये? θ1। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है? θ1। और इसको घुमा के
कितने एंगल पे ले जाना है, थीटा 2 एंगल तक ले जाना है, तो उसके लिए टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे उसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो टोटल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लगाओगे, तो कहाँ से कहाँ तक रोटेट करना है, थीटा 1 से थीटा 2, ये लिमिट्स लगा दी। इससे हमारे पास क्या आएगा, इसकी थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन तक ले जाने में किया गया वर्क आ जाएगा, जिसको मैं W12 लिख देता हूँ। W12 का मतलब क्या है, थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में किया हुआ वर्क। P और E यहाँ पे कांस्टेंट है, इनको अलग कर लो। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा, है ना। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस को आगे लगा देते हैं और यहाँ पे लिखा कॉस थीटा, और लिमिट्स क्या है, थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। तो W2 क्या आएगा, W12 क्या आएगा, माइनस पी, और लिमिट्स पुट करो। अपर लिमिट क्या है, थीटा 2, तो कॉस थीटा 2 बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। आया कि नहीं आया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, W12 इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये अपने पास वो वर्क आ गया जो इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 पोजीशन तक रोटेट करने में हमको करना पड़ेगा। और हमें पता है एक चीज़, कि जब भी हम किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नली वर्क करते हैं तो वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब ये जो वर्क हमने किया, ये इसके अंदर डायपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो मतलब कि जैसे थीटा 1 पोजीशन पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी U1, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, वो पहले से ज़्यादा होगी, क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्क किया वो भी उसके अंदर स्टोर हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो W12 है, जो W12 यानी टोटल वर्क है, वो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया उसके बराबर होगा। मतलब U2 माइनस U1 के बराबर होगा। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा 1 एंगल पे रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, U1 मान लो। और फिर हमने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले से बढ़ी या घटी, पहले से बढ़ गई, है ना। और कितनी बढ़ी, जितना एक्सटर्नल वर्क हमने इस पर किया है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा, क्योंकि इसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो U2 माइनस U1 किसके बराबर है, W12 के बराबर है। समझ में आया। तो आपको अगर पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 एंगल पे रखा है, थीटा 1 आपको दे रखा हुआ जैसे 30 डिग्री, और उसको घुमा के अपन 60 डिग्री एंगल तक लेके गए, तो बताओ उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसके लिए। अगर पूछे उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, तब भी यही फॉर्मूला है, सेम ही फॉर्मूले दोनों के। अगर आपको पूछे किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे 30 डिग्री पे रखा था या 60 डिग्री पे वो रखा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तब कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या मानी जा सके, जीरो। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसी पोजीशन चूज करेंगे जहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो बनती हो। इस बार इनफाइनाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो पॉइंट होगा ना, वो हम खुद डिसाइड करते हैं। चाहे तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मान लेते हैं, और चाहे तो उसको अगर किसी सिस्टम ऐसी कोई कंडीशन बन रही हो जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ रही हो, तो उस कंडीशन को भी आप रेफरेंस पोजीशन चूज कर सकते हो। बात समझ में आई क्या, उसमें वो कोई ऐसा रूल नहीं है। तो कैसे, कौन सी पोजीशन पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं, देखो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, U2 माइनस U1, इसको वापस से लिख रहा हूँ इधर। U2 माइनस U1 इक्वल टू क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस माइनस PE कॉस थीटा 1। मैंने जानबूझ के इसको प्लस नहीं किया, क्योंकि एक जो चीज़ हमको समझनी है ना, वो इसी तरीके से समझ में आएगी। हमने उधर क्या लिखा है, U2 माइनस U1, इधर क्या लिखा है, माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस माइनस PE कॉस थीटा 1। अगर दोनों साइड में मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, U2 की जगह कौन आ गया, U2 की जगह कौन आया, माइनस PE कॉस थीटा 2। अच्छा, U2 की जगह क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि इसमें थीटा 2 आ रहा है, ये U2 है। U2 मतलब सेकंड पोजीशन में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें सेकंड पोजीशन आ रही है, मतलब थीटा 2 एंगल आ रहा है। और ये वाली जो सेकंड वाली जो टर्म है वो किसकी जगह आ रही है, वो U1 की जगह आ रही है। मतलब U1 की वैल्यू क्या है,
माइनस पी कॉस थीटा वन। क्या चीज़ समझ में आई? जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो जिस एंगल पे आपने उसको रखा हुआ है, अगर थीटा वन एंगल पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? माइनस पी कॉस थीटा वन। यू वन इक्वल्स टू क्या आ रहा है? माइनस पी कॉस थीटा वन। और अगर थीटा टू एंगल पे रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? माइनस पी कॉस थीटा टू। और अगर किसी थीटा एंगल पे रखा है तो माइनस पी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? तो सिंपली अपन को समझ में आ गया कि अगर थीटा एंगल पे किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस पी कॉस थीटा। नेगेटिव होगा ये। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि सिस्टम में जो चार्जेस हैं उनका नेचर क्या है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? नेगेटिव बनेगी, इसलिए माइनस पी कॉस थीटा आएगा। आया समझ में? ठीक है। अगर वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करें कि एक पोजीशन ऐसी हो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सके, तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दूँ, सोचो, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या बताया? माइनस पी कॉस थीटा, है ना? तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। क्या हमको इनफाइनाइट पे जाने की जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड से? नहीं। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को परपेंडिकुलर रख दो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो उस पोजीशन को, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाली पोजीशन को हम क्या मान सकते हैं? रेफरेंस पोजीशन मान सकते हैं। मतलब डायपोल को ऐसे रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। फिर इधर थीटा एंगल पे घुमा दिया या इधर किसी थीटा एंगल पे घुमा दिया। थीटा को हमेशा किससे मेजर करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। मतलब थीटा क्या होगा? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल। ठीक है ना? तो वो थीटा देखना है। तो पहले परपेंडिकुलर रखा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फिर जिस भी पोजीशन पे आप लेके गए उस पोजीशन तक ले जाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा वो सेकंड पोजीशन पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जैसे इस फॉर्मूले से भी समझ लो, अगर मैं थीटा वन की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? जीरो। तो आंसर क्या आएगा? माइनस पी कॉस थीटा टू, है ना? ये क्या आएगा? ये उस वर्क के बराबर आएगा जो हमें करना पड़ा। और क्योंकि थीटा वन अपन ने 90 डिग्री लिया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या आएगी? जीरो आएगी। तो यू टू माइनस जीरो इक्वल टू क्या आएगा? माइनस पी कॉस थीटा टू। मतलब थीटा टू एंगल पे वो पोटेंशियल एनर्जी आ गई अपने पास। सिंपली याद रखो, कोई इसमें इतना टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा फॉर्मूला अपने पास आ चुका है, माइनस पी कॉस थीटा। वो यूज़ कर सकते हो न्यूमेरिकल्स वगैरह में। और अगर दो पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछा जाए तब क्या करना है? तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो, या तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल में तीन चीज़ें पूछी जा सकती हैं। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की, तो माइनस पी कॉस थीटा, उसको थीटा वन से थीटा टू एंगल तक घुमा दिया तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तब भी ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये तो हुआ न्यूमेरिकल पोर्शन। थ्योरेटिकली अगर पूछा जाएगा तो ये डायग्राम बना के ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक। लास्ट में वो थीटा एंगल पे भी बताना है, माइनस पी कॉस थीटा वाला। बस ये पूरा डेरिवेशन हो गया। आया क्या समझ में? ध्यान से देखो, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। टॉपिक का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? हाँ, अगर कोई भी चार्ज रेस्ट कंडीशन में है और उसकी आप स्टडी कर रहे हो, अगर कोई चार्ज रेस्ट कंडीशन में तो क्या कर सकता है? अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे तो उस पर एक फोर्स लग सकता है। बस इन चीज़ों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, देख लो, चाहे आप जो भी अपन चीज़ें पढ़ रहे हैं ना उसमें चार्ज मोशन के अंदर नहीं है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्हीं चीज़ों की हम बात कर रहे हैं सारी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स का मतलब है स्पेशली कंडक्टर्स की बात होगी। अब किसी मेटल बॉडी को अगर आपने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया तो उस पर क्या क्या इफेक्ट होगा उसका, वो हमको स्टडी करना है। ठीक है, पहला इफेक्ट ये होगा कि मान लो कि ये कोई कंडक्टर है और इसको आपने चार्ज कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो हमेशा कंडक्टर की आउटर सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ आएगा? अरे कहाँ पे आएगा? आउटर सरफेस पे। क्यों भाई? क्योंकि अंदर अगर चार्ज होगा तो वो रिपेल होगा एक दूसरे से, और रिपेल होगा तो दूर जाने की कोशिश करेगा। दूर कहाँ तक जा सकता है? सरफेस तक, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो हो सकता है, तो ये रिपेल होकर कहाँ जाएगा? सरफेस पे। तो जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज करोगे तो उसके अंदर चार्ज हमेशा जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा क्योंकि चार्ज ही नहीं है, और एक्सेस चार्ज हमेशा कहाँ चला जाएगा? उसकी आउटर सरफेस पे चला जाएगा।
पहला पॉइंट याद रखना है, एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज हमेशा जीरो होते हैं। इसका मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने मेटल बॉडी से कवर कर दिया ना, तो उस मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा। तो उसके अंदर जो चीज़ रखी हुई है, मेटल बॉडी के अंदर जो चीज़ रखी हुई है, मेटल के बॉक्स के अंदर जो चीज़ रखी हुई है, वो एक्सटर्नली बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा उससे प्रोटेक्टेड रहेगी, वो एक शील्ड की तरह काम करेगी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब अगर किसी चीज़ को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना हो तो उसको एक मेटल के कवर में बंद कर दो, उस मेटल कवर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। एक साइंटिस्ट थे फेराडे नाम के, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, डेंजरस एक्सपेरिमेंट। वो एक लोहे का सूट पहन के, एक लोहे का सूट था, मेटल का सूट था मतलब, और उसको पहन के वो एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खड़े हो गए। अगर नॉर्मली वहाँ खड़े हो जाए ना अपन, तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग के अपनी डेथ भी हो सकती है। तो वो एक मेटल का सूट पहन के उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खड़े हो गए। उसका एक्सपेरिमेंट आपको या उसकी इमेजेस आपको गूगल पे मिलेंगी, आप देखना, वो है ना, इंटरेस्टिंग है। तो उसमें क्या होगा कि जो सूट पहन के खड़ा है ना पर्सन, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वो सिर्फ उस सूट तक रहेगा, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो खुद खड़े थे उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। और वो जो मेटल का सूट है उसको हम बोलते हैं फेराडे केज, केज यानी पिंजरा, है ना, एक तरह से। तो फेराडे केज उसको बोला जाता है जो मेटल का कवर आप यूज़ करते हो, तो फेराडे के नाम पे उसका नाम रखा गया। तो वो किसके लिए काम आता है, किसी भी रीजन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पे अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन बाहर तो होगा ही, क्योंकि चार्ज सरफेस पे, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो परपेंडिकुलर इनवर्ड होती। ये भी अपन को पॉइंट याद रखना है कि जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टीज है, सेकंड प्रॉपर्टी, है ना। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में आपको नोट्स में मिलेंगी, तो 2-3 पॉइंट बन गए होंगे उसके, ठीक है। कि चार्ज करेंगे तो एक्सेस चार्ज सरफेस पे रहेगा, पहला पॉइंट ये है। दूसरी कंडीशन, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तीसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हो, है ना, तो उस कंडक्टर की अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या चीज़ होगी, उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, है ना। तो वो हम प्रूव करके देखेंगे। क्या प्रूव करना है कि जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करोगे और उस कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, अरे कितनी है, सिग्मा, तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको गॉसेस लॉ यूज करके प्रूव करके देखेंगे। मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसको हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रखा है, इसकी सरफेस पे सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। प्रूव करके देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम गॉसेस लॉ यूज़ करेंगे। गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना होता है, एक क्लोज सरफेस कंसिडर करनी होती है। तो मैंने क्या किया, एक क्लोज सिलेंडर यहाँ पे कंसिडर किया, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर 3 डिफरेंट पोर्शंस है। पहला ये सर्कुलर पोर्शन है, दूसरा ये वाला सर्कुलर पोर्शन है, और तीसरा क्या है, ये कर्व्ड सरफेस होगी, ठीक है। 3 सरफेस होगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, ये हमको पहले से पता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। अब देखो, सबसे पहले तो जो गॉसेस लॉ है उसको लिख लेते हैं। गॉसेस लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा बराबर होता है क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के रेशो के, है ना। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। किसने बोला, ये गॉस ने बोला। गॉसेस लॉ इसको बोला जाता है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अब जब आप इस डॉट को हटाओगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। अब थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, डीएस मतलब एरिया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आपको देखना पड़ेगा इस सिलेंडर के लिए। इस पहली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो एंगल चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी सरफेस के लिए बताओ,
इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ds लिया जाए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसको मैं एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या रूल पड़ा था, कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, बताओ, समझ में आया क्या। अच्छा अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात करूं तो इस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लो, ये छोटा सा एरिया लिया ds, इसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर, एंगल कितना है इनके बीच का, 90 डिग्री है ना। तो ये जो कर्व्ड सरफेस होगी इसके ऊपर कहीं भी आप इमेजिन करो, ऐसे कर्व्ड सरफेस है, कहीं भी एरिया एलिमेंट ले लिया तो उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा होगा, दोनों के बीच का एंगल हमेशा ही 90 डिग्री बनेगा। तो जो कर्व्ड सरफेस है इस सिलेंडर की उसके लिए थीटा 90 होगा, अंदर वाली सरफेस के लिए थीटा चेक करना ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया तो फ्लक्स जीरो रहेगा, बाहर वाली सरफेस के लिए थीटा जीरो होगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूं और 3 पार्ट्स में लिखूं तो पहली सरफेस के लिए मुझे लिखना होगा ई डी एस कॉस, और ई जीरो है तो ई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, जीरो, यानी जीरो इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा चाहे कुछ भी, थीटा तो होगा ही नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, जीरो। तो पहली सरफेस के लिए मैंने लिखा ई डी एस कॉस थीटा जिसमें ई की वैल्यू जीरो थी। सेकेंड सरफेस के लिए क्या लिखोगे, ऊपर वाले सर्कुलर पोर्शन के लिए ई डी एस कॉस जीरो, और थर्ड सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए क्या लिखोगे, ई डी एस कॉस 90 इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जीरो बन गया, जीरो से मल्टीप्लाई होने से, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो ये वाली टर्म भी जीरो हो गई, सिर्फ एक ही टर्म बचेगी सेकंड सरफेस के लिए, ई डी एस को जीरो 1 हो गया, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आप ई को कैलकुलेट करोगे, भाई ये जो आपने सिलेंडर लिया एक छोटा सा सिलेंडर है जिसका ये जो सर्कुलर पोर्शन है ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन, ये इस कंडक्टर की सरफेस से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब इसका हर एक पॉइंट क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो इस पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट, जितना है, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे उतना ही यहाँ पे लगभग बराबर होगा। तो ई को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, अलग कर लिया इसको, इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस फॉर द सेकेंड सरफेस, जैसे ये छोटा एलिमेंट लिया इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ds, तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके सबका टोटल करोगे तो ये एरिया कितना आएगा, तो मान लो इस सिलेंडर का जो ये सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया है a, पाई आर स्क्वायर को हमने a बोल दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds की जगह क्या पुट करोगे, a पुट करोगे, एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन क्या होगा, क्यू इन का मतलब है इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज, जब सिलेंडर इस मेटल सरफेस को क्रॉस करके अंदर जाएगा तो ये इतना इतना पोर्शन इसका काटेगा, एक मेटल बॉडी है, सिलेंडर ऐसे अंदर अपन ने उसके अंदर एंटर करवा दिया तो वो कुछ सर्कुलर पोर्शन काटता हुआ जाएगा उसका, है ना, कितना पोर्शन काटेगा, ये वाला, इसका एरिया कितना होगा, ए के बराबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए होगा, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया ए है इस पर चार्ज कितना होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है यहाँ पे, सिग्मा, क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए। अगर मुझे एरिया ए पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो मैं सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दूंगा ए से, तो क्या आएगा, क्यू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, तो सिग्मा इंटू ए, ये इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू है, दोनों साइड में क्या कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल, ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आया कि नहीं आया, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। डायरेक्शन अगर रिप्रेजेंट करनी हो तो आप क्या देख रहे हो कि जो एन कैप की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसके आसपास कंडक्टर की सरफेस के आसपास, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, ये अपना फॉर्मूला आ गया, क्लियर एकदम। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो उसकी सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल उस कंडक्टर की सरफेस के अंदर हर एक पॉइंट पे होता है। जब आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करोगे
मैंने क्या बोला कि जब हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे तो इसकी सरफेस पे किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, सपोज करो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वी ए, तो उतना ही पोटेंशियल सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट बी के ऊपर होगा। मतलब वी ए और वी बी क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आई क्या? अब इसको प्रूव करके देखेंगे अपन, है ना। इसके लिए थोड़ा लॉजिक लगाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जब आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करोगे तो इस चार्ज की वजह से सरफेस पे मान लो पोटेंशियल हो गया V। अगर मैं ए पॉइंट पे डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं उसको वी ए लिख देता हूँ, चलो एक ही बात है ना। सरफेस पे, पूरी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, V के इक्वल होगा। ए पॉइंट पे लिखा है इसलिए उसको वी ए लिख दिया। हमें ये प्रूव करना है कि वी ए और अंदर किसी पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है वी बी, ये इक्वल है। ठीक है। अच्छा, कंडक्टर के लिए क्या आपको ये पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है? सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक। अब पोटेंशियल हमने क्या बोला कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल बराबर होगा, तो पोटेंशियल वाला कोई फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। ठीक है। मान लो हमारे पास में एक क्यू चार्ज है, उसको मैंने ए पॉइंट पे रखा। कहाँ पे रखा? ए पॉइंट पे। और उसको मैं ए से बी की ओर लेके गया। ठीक है, ए से बी की ओर लेके जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे मान लो वर्क करना पड़ा डब्ल्यू ए बी। अब ये डब्ल्यू ए बी कितना होगा, देख के बताओ। डब्ल्यू ए बी कितना होगा, सिर्फ देख के बता सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। बताओ, ए से बी तक जब मैं चार्ज को लेके जाऊंगा तो जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क कितना होगा, जीरो। क्यों? हाँ, वेरी गुड। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? नहीं है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्या चार्ज को मूव करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है? नहीं। इसलिए यहाँ पे ये जो डब्ल्यू ए बी है ये जीरो होगा, है ना। इनसाइड द कंडक्टर हम लिख देंगे, इनसाइड द कंडक्टर ई इक्वल्स टू जीरो, देन डब्ल्यू ए बी क्या होगा, जीरो होगा। और अगर डब्ल्यू ए बी जीरो है तो इसका मतलब जीरो अपॉन क्यू क्या बनेगा, जीरो बनेगा। यानी वी बी इक्वल्स टू क्या आ गया, वी ए। आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। अब बी पॉइंट कहाँ पे लिया हमने, तो रैंडमली इस कंडक्टर के अंदर कहीं भी ले लिया। ये पॉइंट यहाँ पे होता तो भी वर्क डन जीरो होता, यहाँ पे होता तो भी वर्क डन जीरो होता, यहाँ पे होता तो भी वर्क डन जीरो होता। इसका मतलब इस कंडक्टर की सरफेस के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के बराबर ही होगा। सरफेस पे अगर इस पे क्वेश्चन क्या आता है, एक कंडक्टर है, एक मेटल स्फीयर आपको दे रखा है, उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसकी सरफेस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट। बताओ, सेंटर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, 10। अंदर कितना होगा, सेंटर पे कितना होगा, हर जगह 10 होगा। बात समझ में आ गई? कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा आंसर लिखना है। ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे, ताकि आप के क्यू बाई आर वाला फॉर्मूला यूज़ करो। लेकिन अपन क्या है, समझदार लोग हैं, है ना। हम कंफ्यूज नहीं होंगे। याद रखना, कंडक्टर को अगर चार्ज कर दिया, उसकी सरफेस पे पोटेंशियल दे दिया, तो उतना ही पोटेंशियल उसकी पूरी सरफेस के अंदर होगा, हर एक पॉइंट पे। चाहे सेंटर पे पूछे, 2 सेंटीमीटर पे पूछे, 3 सेंटीमीटर पूछे। हाँ, इससे बाहर चले जाओगे तो पोटेंशियल अलग होगा, फिर डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन अंदर कांस्टेंट रहेगा और सरफेस के बराबर ही होगा। आया सबको समझ में? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत?